नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप और 5 महासागर स्थित हैं। दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। 2 मिनट के लिए हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था हमारे 7 बड़े महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर आता है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर यदि महाद्वीपों की दृष्टि से देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर आता है यूरोप और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोगों ने महासागर देखे थे। तो महासागर की यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आता है ये जो एस आकृति का आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर ये जो भारत के पास में है हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर जो रूस के ऊपर है, उत्तरी ध्रुव के पास में है, और लास्ट में आता है दक्षिण महासागर। मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया था कि इन महाद्वीपों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो जर्मनी भौगोलविद्ता अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया था उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि कल हम एक ऐसे महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे जो अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी के कारण आंध्र महाद्वीप काला महाद्वीप कहलाता है, जिसका पठारी क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पठार वहाँ पर पाए जाते हैं कि उसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। उस महाद्वीप से तीनों रेखाओं से मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरने के कारण उसे सर्वाधिक उष्ण महाद्वीप कहा जाता है। तो उस महाद्वीप को कहते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि आखिर अफ्रीका महाद्वीप के आसपास कौन से महाद्वीप हैं, कौन से महासागर हैं, कौन से सागर हैं। बात आती है महाद्वीप और महासागर की परिभाषा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी थी। दूसरी परिभाषा आती है सागर की। तो सागर क्या कहलाता है? तो महासागरों का छोटा भाग जिसका तल उथला होता है, जिसका तल क्या होता है? उथला होता है, सागर कहलाता है। सागर के बाद एक शब्दावली और आती है खाड़ी। तो दोस्तों, खाड़ी जल का ऐसा छोटा क्षेत्र होता है जो सागर से भी छोटा हो और जो कहीं ना कहीं स्थल से जुड़ा हुआ हो। तो खाड़ी में जब आप मैपिंग देखते हो, मानचित्रावली देखते हो, तो उसमें 2 शब्द आते हैं। एक आता है वे, जैसे कि वे ऑफ बंगाल, और एक आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। दोस्तों, वे क्या होता है? आपको मैंने बताया कि वे ऑफ बंगाल, ये आकृति आपको दिख रही होगी। तो होता क्या है कि जल का ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर स्थल से घिरा हो और एक ओर जल से, जल मतलब सागर या महासागर से लगा हो, वो क्या कहलाता है? आपका वे कहलाता है। वे में एक चीज और होती है, इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, क्षेत्र विस्तृत होता है, ये कहलाती है वे। दूसरा शब्द आता है गल्फ। गल्फ क्या होता है? आपने देखी होगी आकृति, गल्फ ऑफ मैक्सिको इस तरीके से है, उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है। मैं अभी आप लोगों को डायग्राम पे भी बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है? इसका ये जो क्षेत्र जो होता है वो शकरा होता है, और इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो कहलाता है कि सागर या महासागर का जब जल स्थल भाग में प्रवेश कर जाए और उससे जिस खाड़ी का निर्माण होता है उसे गल्फ कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को गल्फ और वे में अंतर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से हम इनको देख लेते हैं कि गल्फ कहां पर है और वे कहां पर है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को दिख रही है आकृति, ये कहलाता है वे। ये 3 ओर स्थलों से घिरा हुआ है और एक ओर महासागर और सागर से लगा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है वे। इसका क्षेत्र भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को गल्फ की डेफिनेशन बताई थी। गल्फ क्या होता है? ये आप लोगों को ये आकृति दिख रही होगी कि 3 ओर स्थल से तो घिरा हुआ है,
लेकिन इसका जो मुख्य द्वार है वो कैसा है, पतला है। यहां से भी आप देख लो और यहां से भी आप देखो, तो ऐसा लगता है कि सागर या महासागर का जल स्थल भाग में प्रवेश कर गया है, तो इसे बोला जाता है गल्फ। तो आपको वे और गल्फ में अंतर समझ में आया। ये अक्सर करके पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खाड़ी की डेफिनेशन लिखिए। अब आपको तो हिंदी में खाड़ी पता है, लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश में नहीं देखा कि उसने वे पूछा है या गल्फ पूछा है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ये दोनों ही जो पेपर हैं वो पहले अंग्रेजी में बनाते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं। और हिंदी में अनुवाद करने के कारण होता क्या है, अब वो पूछना चाह रहा है आपसे वे, और आपको तो एक ही परिभाषा पता है खाड़ी की, तो आप गलत कराते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, इंग्लिश में देखना है कि वहां पर वे लिखा हुआ है या गल्फ लिखा हुआ है। तो वे और गल्फ की डेफिनेशन अलग अलग होती है। दोस्तों, अब स्थल रूपों में भी कुछ परिभाषाएं आती हैं। जैसे मैं एक परिभाषा बता देता हूं, आपको पता है कल मैंने बताया था महाद्वीप की परिभाषा। महाद्वीप के बाद एक आता है शब्द प्रायद्वीप। एक शब्द आता है आपका द्वीप और एक शब्द आता है आपका अंतरीप। प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहा जाता है। प्रायद्वीप वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, प्रायद्वीप के अंतर्गत अब भारतीय प्रायद्वीप को देख सकते हो। स्थलखंड का वह भाग, क्या? स्थलखंड का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। किससे घिरा हो? ये देखिए, आपको तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर कहीं ना कहीं स्थल से लगा हो, वो क्या कहलाता है? आपका प्रायद्वीप कहलाता है। बात आती है द्वीप की। श्रीलंका को देख सकते हैं आप। स्थलखंड का वह छोटा भाग जो चारों ओर जल क्षेत्र से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, इसके चारों ओर क्या है? आपका हिंद महासागर है, जल का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी आ जाती है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे हिंद महासागर का क्षेत्र आ जाता है। तो चारों ओर क्या है? आपका सागर है, यहाँ पर जल ही जल भरा हुआ है। तो वो क्या है कहलाता है? आपका वो कहलाता है आपका द्वीप। इसके बाद बात आती है अंतरीप की, कैप की। तो अंतरीप में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, अफ्रीका का दक्षिणतम भाग। तो कैप का अर्थ होता है स्थल खंड का वह सकरा भाग जो कहीं ना कहीं सागर में या महासागर में घुसा हुआ हो, जल क्षेत्र में घुसा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? कैप, अंतरीप। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतरीप किसी एक महाद्वीप पर एक ही बिंदु नहीं होगा, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कैप आपको देखने को मिल जाएंगे, अंतरीप देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें क्या हो गई, आपको मैंने परिभाषाएं बता दी, महाद्वीप की, प्रायद्वीप की, अंतरीप की, द्वीप की। महासागरों में भी मैंने आपको बता दिया है कि महासागरों में क्या क्या आता है, महासागर, सागर, खाड़ी। खाड़ी के अंतर्गत भी मैंने आपको वे और गल्फ की परिभाषा बताई हुई है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारे अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप, काला महाद्वीप कहा जाता है। इसे इसकी एक विशेषता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें खनिज संसाधनों की अपार, मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज संसाधन हैं, लेकिन उनका उत्खनन ना हो पाने के कारण वो अभी भी क्या हैं, भूगर्भ में दबे हुए हैं। दोस्तों तीन परिभाषाएं होती हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। एक आता है विकसित देश, एक आता है अल्प विकसित और एक आता है अविकसित देश। मैं थोड़ी सी इनकी परिभाषा आपको बताना चाहूँगा कि जो विकसित देश होते हैं वो देश होते हैं जो अपने खनिज संसाधनों का पूरा उपयोग कर चुके हैं, अपने देश के जितने भी खनिज संसाधन थे उनका उत्खनन करके उनका उपयोग कर चुके हैं, वो विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं और अब क्या कर रहे हैं, खनिज संसाधनों के लिए दूसरे देशों का भ्रमण कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अल्प विकसित देश, जो अभी औद्योगिक दृष्टि से अभी शुरुआत की है, उन्होंने खनिज संसाधनों का उत्खनन करना प्रारंभ किया है, वो क्या कहलाते हैं, अल्प विकसित। और एक कहलाते हैं अविकसित देश। अविकसित क्या, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा क्या है, मैक्सिमम पार्ट इसका अविकसित है, मतलब यहां पे खनिज संसाधनों का अभी उत्खनन होना चालू नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर तकनीक का है अभाव है। तो ये देश क्या है, पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहां लाने के साथ साथ इसकी विशेषता क्या है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने एक चीज और आपको अभी बताई है कि इसमें बहुत सारे
पठार होने के कारण इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ की मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर दो नदियां हैं, एक नदी है आपकी नील नदी और दूसरी है आपकी कांगो नदी। इन दो नदियों को यदि छोड़ दिया जाए तो किसी भी नदी में नौ परिवहन करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले हम इसकी आकृति को समझ लेते हैं और यह देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से महाद्वीप हैं जो इसको घेरे हुए हैं या इससे लगे हुए हैं और कौन कौन से सागर महासागर इसके आसपास उपस्थित हैं। तो दोस्तों, यदि हम इसके पश्चिम की ओर देखते हैं तो यहां पर अटलांटिक महासागर है, मानचित्र में आपको अटलांटिक महासागर दो नामों से मिलेगा, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसके पीछे कारण यह है कि जो इक्वेटर है हमारा, विषुवत रेखा है, वो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांट देती है। तो इसके उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर। यदि हम इसके उत्तर में जाते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर। ध्यान रखना, ये महासागर नहीं है, क्या है? सागर है। महासागर का छोटा भाग, इसकी तली मापी जा सकती है। फिर यहां जो आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसे कहते हैं लाल सागर। क्या कहते हैं? लाल सागर। और इसके नीचे ये जो है वो है गल्फ ऑफ अदन, मतलब अदन की खाड़ी। और जो पूर्व वाला भाग है यह कहलाता है आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी? सागर, महासागर और खाड़ियां देखी कि अफ्रीका के पश्चिम में यदि हम देखते हैं तो अटलांटिक महासागर, जिसको दो नामों से जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसके उत्तर में देखते हैं तो भूमध्य सागर है। थोड़ा सा पूर्वी की ओर आते हैं तो यहां पर लाल सागर है और थोड़ा सा और नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर क्या है? अदन की खाड़ी है और पूर्वी भाग इसका हिंद महासागर से लगा हुआ है। अब दोस्तों, महाद्वीप और द्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो महाद्वीप है, इससे दो महाद्वीप लगे हुए हैं। एक उत्तर में यदि हम देखते हैं तो उत्तर में आता है यूरोप। ये भाग जो है वो कहलाता है यूरोप। तो इसके उत्तर में कौन सा महाद्वीप लगा हुआ है? यूरोप। और यदि इसका हम पूर्वोत्तर भाग देखें, ये वाला, तो इसे बोलते हैं एशिया। तो कितने महाद्वीपों से लगा हुआ है? दो महाद्वीपों से लगा हुआ है। उत्तर में यूरोप और पूर्व उत्तर में क्या आ जाएगा? एशिया। एक इसका महत्वपूर्ण द्वीप है जिसे कहते हैं मेडागास्कर। ये वाला द्वीप, ये क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है और द्वीप की परिभाषा मैं बता चुका हूं कि ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो इसका एकमात्र जो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है क्या है? बड़ा द्वीप मेडागास्कर। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने अभी अफ्रीका की स्थलाकृति के बारे में पढ़ा कि इसको कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से महासागर घेरे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जल संधियों को कि आखिर कौन कौन सी जल संधियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से या फिर एशिया से अलग करती हैं, और या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी जल संधियां हैं जो किन्हीं दो सागर या महासागर को आपस में जोड़ रही हैं। जल संधियों को बताने से पहले मैं इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में कि आखिर जल संधियां होती क्या हैं। तो दोस्तों, जब आप मानचित्रावली का अध्ययन करते हो तो आपको तीन शब्दावलियां पढ़ने में आती हैं। एक आती है जल संधि, एक आती है स्थल संधि, और एक शब्द आता है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य, ये तीन शब्द आपको पढ़ने में आते हैं। आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हो
कि आखिर कहीं पर जल संधि लिखा हुआ है, कहीं पर स्थल संधि लिखा हुआ है, और कई कई बार तो ऐसा होता है कि जल संधि के कुछ नाम होते हैं जिन्हें जलडमरू मध्य लिखा होता है। तो इनको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जल संधि क्या कहलाती है, पहले इसको देखते हैं। तो आप लोगों ने दैनिक जिंदगी में नहर नाम शब्द सुना होगा। क्या होता है, जब कोई दो बड़े तालाब होते हैं, उनमें पानी भरा होता है और हमें एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में ले जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उनको जोड़ने के लिए एक नहर बना देते हैं। तो जो नहर होती है वो क्या होता है, छोटा भाग होता है, इसके माध्यम से हम इसका जल इसमें ला लेते हैं। अब इसी का यदि हम विस्तृत रूप देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। और नहर जो प्रकृति निर्मित होती है उसे बोला जाता है जल संधि। जल संधि अर्थात क्या हो जाएगा, दो सागर या महासागर को मिलाने वाली संधि जल संधि कहलाती है। अब बात आती है स्थल संधि की। तो बस बात यही हो जाएगी कि किन्हीं दो स्थलों को मिलाने वाली स्थल संधि क्या हो जाएगी, स्थल क्या हो जाएगा, स्थल संधि कहलाएगी। पारिभाषिक दृष्टि से यदि हम देखें तो पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि स्थल खंड का वह सकरा भाग जो किन्हीं दो स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है क्या कहलाता है, स्थल संधि कहलाती है। अब एक शब्द आता है जल डमरू मध्य। तो दोस्तों जल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य नहीं लिखा होता, जल डमरू मध्य लिखा होता है। मतलब जब जल संधि के दो भाग इस तरीके से हों कि जब जल संधि उसमें जुड़ी हुई हो तो क्या होता है, और उसकी आकृति कैसी हो जाए, डमरू के आकार की हो जाए, तो उसे कहते हैं जल डमरू मध्य। तो क्या हो गया, तीनों चीजें हो गई, जल संधि हो गया, स्थल संधि हो गई, जल डमरू मध्य हो गया। एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां कहीं कहीं आपको नहर पढ़ने में भी मिलेगा, जैसे कि सुएज नहर, पनामा नहर। तो सुएज नहर और पनामा नहर एक प्रकार से हैं जल संधि, लेकिन वो मानवकृत हैं, मानव द्वारा उनका निर्माण किया गया है, इसलिए इनको नहर कहा जाता है, ना कि जल संधि कहा जाता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियां कि कौन कौन सी जल संधियां अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर भी आपको लिखा आ सकता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर भी आपको लिखा आ सकता है। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से क्या करती है, जोड़ती है। ध्यान रखना, जल संधियां दो स्थल वाले भागों को जोड़ेंगी और स्थलों को क्या करेंगी, अलग करेंगी। तो जिब्राल्टर जल संधि नॉर्थ अटलांटिक सी को उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यदि विस्तृत रूप से देखें तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। लेकिन यदि हम देश को देखें तो यहां पर एक देश है, आपको यहां पर दिख रहा होगा मोरक्को। तो मोरक्को को किससे अलग करती है, स्पेन से। यूरोप का एक देश है स्पेन, जिसको अलग करती है। क्लियर है? जिब्राल्टर जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को दो नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। इसके पीछे कहानी यह है कि जब कभी उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के लोगों को या फिर यूरोप के लोगों को भी भूमध्य सागर में प्रवेश करना होता था तो इसी जल संधि से करते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है पिलर्स ऑफ हरक्यूलस। हरक्यूलस एक ग्रीस का महान शासक था और इसने दो स्तंभों का यहां पर निर्माण किया हुआ है, पिलर्स का निर्माण किया हुआ है, जिस पर महान योद्धाओं की वीरगाथाओं के बारे में वर्णन दिया गया है, इसीलिए इसको पिलर्स ऑफ हरक्यूलस भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं सुएज नहर। अब मैंने इसको नहर क्यों बोला, अभी मैं बता चुका हूं कि जिस जल संधि का निर्माण मानवकृत होता है उसे नहर कहा जाता है। तो यहां पर है सुएज नहर। दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता है और सीधा सीधा आता है कि सुएज नहर किन किन महासागरों को आपस में या किन किन सागरों को आपस में जोड़ती है। तो सुएज नहर किसे जोड़ रही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अलग किस किस को कर रही है, इजिप्ट मतलब मिस्र को, उसी का एक प्रायद्वीप है सनाई प्रायद्वीप,
यहाँ पर एक प्रायद्वीप है छोटा सा, और प्रायद्वीप की परिभाषा मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि स्थलखंड का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, एक ओर स्थल से लगा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये क्या करता है, मिस्र को सनाई प्रायद्वीप से अलग करती है। इसके निर्माण की बात करें तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में फर्दिनांद लेपेप्स ने किया था, और ये 168 किलोमीटर लंबी है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, तभी इस नहर का निर्माण हो रहा था। तो निर्माण कब हुआ था, 1869 में। कितने किलोमीटर लंबी है, तो बस 2 अंकों को बदल दो आप, 168 किलोमीटर लंबी है। दोनों चीजें याद हो गई आपको आसानी से। गांधी जी के साथ सुएज नहर को याद कर लो कि इसका निर्माण फर्दिनांद लेपेप्स ने 1869 में किया था, और ये लंबी कितनी है, 168 किलोमीटर। आखिर इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। होता क्या था कि जब कभी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप के भी जो उत्तर हैं, या अफ्रीका के ये जो पूर्वी वाले भाग, पश्चिमी वाले भाग हैं, यहाँ के देशों को एशिया के साथ कभी व्यापार करना होता था, तो जब वो यहां से चलते थे तो पूरा अफ्रीका का राउंड लगा के आना पड़ता था, घूम के आना पड़ता था। तो इससे उनको 7000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। और इसके निर्माण से हुआ क्या कि आप इधर से भूमध्य सागर में गए और इधर से निकल के एशिया में आ गए। तो हुआ क्या कि इसके निर्माण से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, इसीलिए इसका निर्माण किया। और 1956 में सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो मिस्र ने करवा लिया। कब, 1956 में। ठीक है, तो ये नहर जो है, इस पर आधिपत्य जो है वो इजिप्ट का हो गया है, मिस्र का हो गया है, क्योंकि उसने राष्ट्रीयकरण करवा लिया है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया है। और मैंने आपको बताया भी है कि ये जो एक जो सनाई प्रायद्वीप है वो भी मिस्र का ही प्रायद्वीप है, उसको अलग कर रही है। क्लियर है। अगली जल संधि के बारे में हम देखते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेव की जल संधि। बाब अल मंडेव। दोस्तों, बाब अल मंडेव को अरबी भाषा में कहा जाता है दुख का द्वार, ठीक है, या आंसुओं का प्रवेश द्वार। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब नाविक यहां से अदन की खाड़ी में प्रवेश करते थे तो यहां पर जल बहाव अधिक होने के कारण वो नाविक डूबकर मर जाते थे। एक तो ये कारण है, और एक कई जगह पर आपको दंत कथाएं भी देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में बहुत पहले यहाँ पर एक बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा भूकंप आया था, और भूकंप आने के कारण जो एशिया महाद्वीप है और जो अफ्रीका महाद्वीप है दोनों आपस से अलग हो गए। और अलग हो जाने के कारण जो यहाँ के लोग थे, स्थलखंड के लोग थे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण ये दुख का माहौल बन गया, और उसका नाम रख दिया गया बाब अल मंडेव की जल संधि। दोस्तों, बाब अल मंडेव की जल संधि लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अलग किस किस को करती है, एक आपका एशिया का देश है या सऊदी अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, उसका देश है यमन। यमन को जिबूती से अलग करती है। यहां पर देश है ये जिबूती, तो जिबूती से अलग करती है। जोड़ती किस किस को है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और यमन को जिबूती से अलग करती है। क्लियर है। और एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इसे क्या क्या कहा जाता है, तो आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है या दुख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की चौथी और आखिरी जल संधि है मोजाम्बिक की जल संधि। इसके विषय में ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हिंद महासागर को हिंद महासागर से ही जोड़ती है। बस एक प्रश्न इसका बनता है कि अलग किस किस को करती है, तो यहां पर देश है अफ्रीका का मोजाम्बिक, और उसी का एक द्वीप है मेडागास्कर। तो कैसे मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करती है, और जोड़ती किसको है, हिंद महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के विषय के बारे में पढ़ा। यह देखा कि कौन कौन सी जल संधियां हैं जो किन किन महासागरों को जोड़ रही हैं, किन किन महाद्वीपों को अलग कर रही हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो इसकी फिजिकल विशेषताओं के बारे में रहेगा, भौतिक विशेषताओं के बारे में रहेगा, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान पढ़ेंगे। और उसके जस्ट पहले उसी वीडियो में हम
इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल अध्ययन करेंगे कि जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा हैं वो किन किन देशों की सीमाओं से टच करते हुए निकलती है, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा किस देश की सीमा को टच करती है या नहीं करती है, मकर रेखा किस देश की सीमा को टच करती है या नहीं करती है, और विषुवत रेखा किस देश की सीमा को टच करती है या नहीं करती है। तो इन सभी के विषय में अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।